एक नरक होते हैं। ऐसे 6 राज्यों में 7 नरक समा जाते हैं और अंतिम राज्यों में नित्य निगोध कलकल नरक या कलकल निगोध कहा जाता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से अधोलोक की रचना देखते हुए हम कल देख रहे थे कि ये 7 पृथ्वियां हैं। 7 नरकों की चर्चा नहीं है, 7 पृथ्वियों की चर्चा है। जो पृथ्वियां पूरब से लेके पश्चिम तक पूरी फैली हुई है और पूरब से वात वलय को स्पर्श करती है और पश्चिम में भी वात वलय को स्पर्श करती, दक्षिण में भी वात वलय को स्पर्श करती, सिर्फ उत्तर में वात वलय को स्पर्श नहीं करती। ऐसी ये 7 पृथ्वियां कल हमने देखी थी। इसमें इसके परंपरागत नाम देखे थे, धम्मा, वंशा, मेघा, अरिष्टा, मघवा, माघवी। इस प्रकार से इन 7 पृथ्वियों के नाम हमने देखे थे। ये परंपरागत नाम कहे गए थे। आज हम इनके स्वभावगत नामों की चर्चा करेंगे और उनकी ऊंचाई आदि का प्रमाण भी देखेंगे। वास्तव में नरक यह शब्द ही जिनवाणी में आता है। न रत, जहां पर रत होने के परिणाम ना हो उसको नरक कहते हैं। तो इन नरकों में होने वाले जीव वास्तव में रत होना नहीं चाहते, वहां रहना नहीं चाहते, वहां के दुखों को भोगते हुए वहां पे रममाण होने की इच्छा नहीं होती। हम जैसे मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, जिस अवस्था में जन्म लेते हैं उस अवस्था में इस प्रकार से रममाण होते हैं कि उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते। गरीब भले ही गरीब रहे लेकिन मनुष्य गति को छोड़ना नहीं चाहता। श्रीमंत भले ही श्रीमंत रहे लेकिन मनुष्य गति को छोड़ना नहीं चाहता। मध्यम वर्गीय भले रहे लेकिन मनुष्य गति को छोड़ना नहीं चाहते। जो प्राप्त अवस्था होती है, प्राप्त सुविधा होती है, उन सुविधाओं में मनुष्य गति का जीव रममाण होता है, उसमें तल्लीन होता है, उसमें लीन होता है। ऐसी ही तिर्यंच गति की भी दशा होती है, ऐसी ही देव गति की भी दशा होती है, लेकिन नरक गति की दशा इससे बिल्कुल उल्टी होती है। जो भी जीव जिस भी नरक में जन्म लेता है वहां पर वो रममाण नहीं होना चाहता, रहना नहीं चाहता है, इसीलिए उसको नरक कहा जाता है। रत होने के भाव जहां नहीं होते उसको कहते हैं नरक। आया समझ में? इस प्रकार से इन नरकों की चर्चा जिनवाणी में आती है और इन नरकों को इन 7 पृथ्वियों के माध्यम से समझाया जाता है। वास्तव में 7 पृथ्वियां मतलब 7 नरक नहीं है, क्योंकि पृथ्वियां तो पूर्व पश्चिम फैली हुई है, नरक उसके बीच में है। वह कैसे है और उनका क्या स्वरूप है, उसी की चर्चा आज हमें यहां पर करनी है। नरक की चर्चा कल हमने सामान्य रूप से तो की थी, आज हमें उसका विशेष स्वरूप देखना है। उसका विशेष स्वरूप देखना है। देखिए, कल इसके बारे में अपने चर्चा की थी। कल में थोड़ी सी सुधारना यह करके लेनी है। मैंने ये कहा था अंतिम राजू में ये 7वां नरक है, लेकिन अंतिम राजू जो है वह इससे भिन्न है। यह तो छठे राजू में ही आता है। पहले राजू में ही 2 नरक आते हैं और बाकी के राजू में एक एक नरक आता है।
इतनी ही बात मुझे यहाँ पर आज बतानी थी। अब इसकी आगे की चर्चा शुरू करते हैं। यह नरक 7 राजू ऊंचाई वाला है। इसमें पहला नरक, जिसका नाम है रत्न प्रभा नरक। रत्न प्रभा नरक क्यों कहा? क्योंकि तिलोय पन्नति में कहा, यहाँ विशिष्ट प्रकार के रत्न फैले हुए हैं, इससे यह भूमि खचित है, भरी हुई है, इसलिए इसको रत्न प्रभा कहते हैं। और साथ में यह भी उल्लेख आता है कि रत्न की आभा इस पृथ्वी में है। यह पृथ्वी क्यों कहा? देखिए, यह पृथ्वी कहते ही इस कोने से इस कोने तक फैली हुई पूरी की पूरी वस्तु स्थिति को ग्रहण करना है, पूरे के पूरे क्षेत्र को ग्रहण करना है। और नरक कहते ही इस त्रसनाड़ी में, जो त्रसनाड़ी एक राजू है, और पहले नरक की ऊंचाई 1,80,000 योजन है। यह तो हुआ मध्यलोक। मध्यलोक के बीच में यह सुदर्शन मेरु पर्वत, इस सुदर्शन मेरु की तलहटी के नीचे से नरक प्रारंभ होते हैं। और इस नरक प्रारंभ होने के बाद 1,80,000 योजन ऊंचे फैले हुए हैं। तो पहले राजू में 1,80,000 योजन फैला हुआ यह पहला नरक है। नरक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस त्रसनाड़ी के बीच में ऐसा एक राजू और ऐसा 1,80,000 योजन, इतना यह पहले नरक का स्वरूप है। यह भी नहीं है, इसकी चर्चा अभी आगे चल के कर रहे हैं। क्रम से सामान्य रूप से देख रहे थे। कल हमने एक राजू का पहला नरक सामान्य रूप से समझा था। उसके बाद आज विशेष रूप से समझ रहे कि उसकी ऊंचाई 1,80,000 योजन है। और चौड़ाई में देखें तो त्रसनाड़ी के अंदर तो नरकों के बिल है, और जहां पे नरकों के बिल होते हैं उसको नरक कहते हैं। और इस त्रसनाड़ी के बाहर भी यह पहली पृथ्वी फैली हुई है, और उसकी आभा रत्नों जैसी है, इसलिए इसका नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। पृथ्वी कहते ही यहां से यहां तक का भाव, और नरक कहते ही त्रसनाड़ी के अंदर होने वाले बील का भाग। आया समझ में? ऐसे नरक सामान्य रूप से, स्थूल रूप से इसको कहा जाए वो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से नरक जहां पर बिल है उसको कहते हैं, क्योंकि नरकों में नारकी जीव दुखों को भोगते हैं, और नारकी जीव त्रसनाड़ी में होने वाले बिलों के अंदर होते हैं, बाकी के क्षेत्र में नहीं होते। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी, और त्रसनाड़ी के अंदर होने वाले बिलों को कहते हैं नरक। आया फर्क समझ में? इस प्रकार से ऐसे ये रत्न प्रभा पृथ्वी बिल्कुल इस कोने से इस कोने तक फैली हुई है, और इसकी ऊंचाई 1,80,000 योजन है। फिर दूसरे नंबर की पृथ्वी आती है। वह दूसरे नंबर की पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा पृथ्वी। शर्करा प्रभा मतलब, शर्करा मतलब शक्कर, शक्कर जैसी आभा अर्थात चमक जिस पृथ्वी की हो उस पृथ्वी को कहते हैं शर्करा प्रभा पृथ्वी, जो इस पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। और इसकी ऊंचाई 32,000 योजन है। और इस रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा पृथ्वी के बीच में 3 वात वलय भी है, और वात वलय के बाद ये पूरा आकाश फैला हुआ है। ये वात वलयों की ऊंचाई, एक वात वलय 20,000 योजन ऊंचा होता है।
तो 3 वात वलयों की ऊंचाई लेंगे तो 60,000 योजन ऊंचा हो गया। आया समझ में? इस प्रकार से 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा पृथ्वी, 20-60,000 योजन के वात वलय और 32,000 योजन की शर्करा प्रभा पृथ्वी और इसके बीच में आकाश। इस प्रकार से दूसरी पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा पृथ्वी। तीसरी पृथ्वी, और देखिए इसकी आभा सिर्फ इस दोनों कोने में ऐसी बात नहीं, यह समझाने के लिए मैंने हरा कलर दिया हुआ है। वास्तव में इसकी पूरी की पूरी पृथ्वी में इस प्रकार की आभा फैली हुई है। रत्न प्रभा पृथ्वी में भी पूरी की पूरी पृथ्वी में, मतलब यहां पर भी और नरकों में भी रत्नों जैसी आभा फैली हुई है। इस प्रकार से यह पूरे के पूरे भाग में रत्नों जैसी आभा होती है, पूरे के पूरे भाग में शर्करा जैसी आभा होती है। फिर उसके बाद शर्करा प्रभा पृथ्वी के बाद 20 हजार, मतलब 20,000 योजन के यह 3 वात वलय होते हैं। उसके बाद खाली आकाश होता है और उसके बाद तीसरे नंबर की पृथ्वी आती है जिसका नाम है वालु का प्रभा पृथ्वी। वालु, बालू होती है ना, उसकी एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती है। ऐसी आभा इस तीसरे नरक में होती है, तीसरे पृथ्वी में होती है। और यह पृथ्वी इसी प्रकार से पूर्व से लेके पश्चिम तक फैली हुई। चौथे नंबर की पृथ्वी का नाम है पंक प्रभा पृथ्वी। पंक मतलब कीचड़, कीचड़ की जैसी आभा हो ऐसी पूरी आभा इस पृथ्वी के अंदर फैली हुई है। इसकी ऊंचाई 24,000 योजन है। वालु का प्रभा पृथ्वी की ऊंचाई 28,000 योजन और पंक प्रभा पृथ्वी की ऊंचाई 24,000 योजन होती है। उसके बाद 20,000 के 3 वात वलय और खाली आकाश द्रव्य। उसके बाद आगे की पृथ्वी है जिस पृथ्वी का नाम है धूम प्रभा पृथ्वी। धूम मतलब धुआं, धुएं की जिस प्रकार की आभा होती है वैसी यह इस पृथ्वी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम धूम प्रभा पृथ्वी है। और यह पृथ्वी भी यहां से यहां तक फैली हुई। इसकी ऊंचाई 20,000 योजन होती है। उसके बाद 3 वात वलय, उसके बाद खाली आकाश और उसके बाद यह तम प्रभा पृथ्वी कहलाती है। तम मतलब अंधेरा। यह पृथ्वी की आभा अंधेरे की होती है। अंधेरा मतलब कालापन। आपने सोचा होगा कि कालेपन में क्या आभा होगी, लेकिन ध्यान रखना काले की भी अपना एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती है। चमक सिर्फ प्रकाश में ही होती है ऐसी बात नहीं, वह अंधेरे में भी होती है। जैसे काला व्यक्ति हो और गोरा व्यक्ति हो। गोरा व्यक्ति हमें तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन काला व्यक्ति भी हो तो उसके चेहरे पर भी एक विशिष्ट प्रकार की आभा दिखाई देती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, काले और गोरे व्यक्ति से हमको लेना देना नहीं, लेकिन कालेपन में भी एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती। मैं पूछना चाहूंगा, आपको काले बाल अच्छे लगते हैं कि सफेद बाल अच्छे लगते हैं? आप कहोगे कि काले बाल अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि काले बालों की एक विशिष्ट प्रकार का सौंदर्य है, आभा है। वही यहां पर समझना। तम प्रभा पृथ्वी में अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे की भी एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती है और इस पृथ्वी में पूरी तरह फैली होती। इसकी ऊंचाई 16,000 योजन है। उसके बाद 3 वात वलय और आकाश द्रव्य और उसके बाद
अंतिम पृथ्वी है महातम प्रभा पृथ्वी। इसमें भी अंधेरा है और इसमें गाढ़ा अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, और उसकी बहुत अंधेरे जैसी आभा इस पृथ्वी की होती है। और इस पृथ्वी की ऊंचाई 8000 योजन इतनी होती है, और इसके नीचे एक राजू ऊंचाई की कलकल पृथ्वी कहो या नित्य निगोद कहो, एक ही बात है। ऐसे इस 7 पृथ्वियों का स्वरूप और उसकी ऊंचाई है। देखिए, यह नरक की संकल्पना भी जीवों ने किए हुए परिणामों के फलस्वरूप कही गई है। त्रिलोक सार और तिलोय परिणति में अंत में इस नरक में जाने के कारणों की चर्चा की। हम तो बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता था कि जो बुरे परिणाम करते हैं उनके फलों को कई जीव देखते हैं कि यहीं पे उसी गति में भोगते हैं, लेकिन कई जीवों के परिणाम बहुत अधिक प्रमाण में क्रूर या भोगों के होते हैं। उनका फल उनको इस गति में भले ही ना मिले, लेकिन किए हुए परिणामों का फल उनको अवश्य मिलना चाहिए। वो जिस स्थान पे मिलता है उस स्थान को नरक कहते हैं। आया समझ में? बव्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का फल यह नरक गति मिलती है, और जितना अधिक आरंभ के परिणाम हो उतने आगे की नरक गति मिलती है। देखिए, आरंभ और परिग्रह वस्तु पर डिपेंड नहीं है, बल्कि वस्तु के प्रति होने वाली अपनी लालसा, इच्छा, भोगने की उत्कटता, इसके ऊपर उस परिग्रह का परिमाण अवलंबित है। पदार्थ भले ही कम हो, लेकिन अधिक पदार्थों की इच्छा अंतरंग में रखना, इसको कहते हैं अधिक परिग्रह। और परिग्रह पदार्थ भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन उनको भोगने की तीव्र लालसा नहीं है, तो उसको कहते हैं मंद परिग्रह। इस प्रकार से अधिक परिग्रह और मंद परिग्रह के ऊपर गतियों का बंध, गति रूपी आयु का बंध निर्भर है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा, बहुत आरंभ रखने के भाव या बहुत परिग्रह रखने के भाव यदि आपके होते हैं और उस समय आयु बंध जाए तो निश्चित रूप से नरकायु बनती है। इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तीत्व पद के भाव को ना छोड़े, उन विषयों को भोगने की इच्छा को ना छोड़े, तो यह सीधा इस नरक में आके गिरता है, मतलब इस नरक में उत्पन्न होता है। और यदि छोड़े तो सीधा यहाँ पे मोक्ष में जाकर विराजमान होता है। इस प्रकार से बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का फल यह नरक गति मिलती है। जितनी अधिक तीव्रता होती है उतने आगे के नरकों का बंध होता है। ऐसे यह 7 पृथ्वियों की चर्चा है। अब देखिए, हम जिनवाणी में पढ़ते हैं 8वीं भी पृथ्वी होती है। 8वीं पृथ्वी मतलब क्या? देखिए, मुख्य रूप से इन 3 लोकों में 8 पृथ्वियों की ही चर्चा आती है। 7 पृथ्वियां तो ये अधोलोक की हुई, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां यहां पर हैं। लेकिन और एक पृथ्वी है जो अष्टम वसुधा कही जाती है। वो 8वीं पृथ्वी कहां पर है? वह यहां पर है।
8 योजन, कल अपने थोड़ी इसकी चर्चा की थी ना, 8 योजन ऊंची और लोक के इस कोने से इस कोने तक फैली हुई, ऐसी ये 8वीं पृथ्वी कहलाती। इसलिए इसको कहते अष्टम वसुधा। 8वां नंबर क्यों लगा? क्योंकि 7 पृथ्वियां 7 नरक की होती है, और ये पृथ्वी कहने का कारण भी ये है कि ये इस कोने से इस कोने तक फैली हुई है। बाकी स्वर्ग भी ऐसे नहीं फैले हुए हैं और मध्यलोक भी ऐसा नहीं फैला हुआ। इसीलिए पृथ्वी इसलिए कहा क्योंकि त्रस नाड़ी के बाहर भी इसका प्रमाण होता है, इसका क्षेत्र होता है, इसलिए इसको पृथ्वी कहा गया। यह 8वें नंबर की पृथ्वी कहलाती है और इसी के अंदर 45 लाख योजन चौड़ी ऐसी सिद्ध शिला होती। इस प्रकार से यह 8 पृथ्वियों की चर्चा इस 3 लोक के अंदर में आती है। ऐसे ये 8 पृथ्वियां कहलाती है। इसमें से नरक में अधोलोक में 7 पृथ्वियां होती है और इनकी ऊंचाई 1,80,000, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन ऊंची ऐसी ये पृथ्वियां हैं और पूर्व पश्चिम में पूरे लोक के अंत तक फैली हुई। और ये पृथ्वियां मैंने कहा था ऐसे इस तरफ भी लोक वात वलय से, इस तरफ भी वात वलय से और इस तरफ भी वात वलय को स्पर्श करती है। ऐसी ये 7 पृथ्वियां होती है। अब देखिए इन 7 पृथ्वियों में यह जो हम देख रहे थे त्रस नाड़ी के अंदर इस पृथ्वी का भाग, इसमें बिल होते हैं, नरकों के बिल। बिल मतलब इसको त्रिलोक सार में या तिलोय परिणति में कहा है बहुत बड़े बड़े गड्ढे। गड्ढे इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वर्ग के विमान तो ऊपर होते हैं और पूरे खुले में होते हैं, लेकिन नरक के बिल उस भूमि के अंदर गड्ढे के समान होते, इसलिए इसको गड्ढा इस शब्द से कहा गया। आया समझ में? इस प्रकार से यह बिल इस त्रस नाड़ी के अंदर होते हैं। अब हमने पहली पृथ्वी को देखा था, रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन है। तो क्या 1,80,000 योजन में नरकों के बिल पाए जाते हैं क्या? तो नहीं। तो कहां पाए जाते हैं उसकी चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए यह आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रथम पृथ्वी जो 1,80,000 योजन ऊंची है और चौड़ाई में 1 राजू चौड़ी, ऐसी त्रस नाड़ी रूपी इस पृथ्वी को हमने यहां पर लिया हुआ है। इसके ऊपर यह सुदर्शन मेरु पर्वत है और सुदर्शन मेरु पर्वत के नीचे से पहली पृथ्वी प्रारंभ होती है। यह पहली पृथ्वी 3 भागों में विभाजित होती है। पहला भाग है खर भाग, दूसरा भाग है पंख भाग और तीसरा भाग है अब बहुल भाग। इन 3 भाग में पहली पृथ्वी फैली हुई है। पहला खर भाग 16,000 योजन चौड़ा है, दूसरा पंख भाग ये खर भाग 16,000 योजन चौड़ा है, दूसरा पंख भाग 84,000 योजन चौड़ा है। ऊंचा कहो या चौड़ा, चौड़ा मतलब 1 राजू हुआ, ऊंचा कहे तो 84,000 योजन ऊंचा है।
और अब्बहुल भाग 80,000 योजन ऊंचा है। ऐसे अब्बहुल भाग 80,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन, खर भाग 16,000 योजन, इन सबको जोड़े तो 1,80,000 योजन की पहली पृथ्वी कही जाती है। इसमें पहला जो भाग है खर भाग, यह खर भाग 16 भागों में विभाजित है। 16,000 योजन ऊंचा है ना, तो 1,000 ऊंचा इसका पहला भाग होता है, दूसरा भाग 1,000 योजन ऊंचा। ऐसे 16,000 योजन में 16 भागों में यह खर भाग विभाजित है। इनको कहा 16 पृथ्वियां। इन 16 पृथ्वियों के नाम भी आपको त्रिलोकसार और तिलोय पन्नति में मिलेंगे। इसके विशिष्ट भागों की चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। पहला भाग है जिसका नाम है चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी क्यों कहा? क्योंकि यह चित्र विचित्र आकारों से, पानी से और साथ में अलग अलग प्रकार के रत्नों से और धातु से भरी हुई पृथ्वी है। चित्र मतलब जैसे अपन कहते ना, अलग अलग पदार्थ जब अलग अलग रंग जब एक जगह होते हैं तो हम कहते हैं चित्र विचित्र, अलग अलग है ना, इसलिए चित्र विचित्र। इसी प्रकार से इस चित्रा पृथ्वी में भी अलग अलग प्रकार के धातु, पत्थर, पानी, यह सब इसमें भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि इस मध्यलोक में जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, यह सभी के सभी की नींव यह पहली चित्रा पृथ्वी में है, जो कि 1,000 योजन ऊंची है। इसलिए इस चित्रा पृथ्वी में सब इन तालाबों के, पर्वतों के, नदियों के जितनी भी नींव है, ये सब नींव इसके अंदर बसी हुई। जैसे हम कहते हैं सुदर्शन मेरु 1,00,000 योजन ऊंचा है, 1,40,000 योजन ऊंचा है। इसमें 1,000 योजन तो उसकी नींव है जो कि चित्रा पृथ्वी में आती, और बाकी का पूरा इस पृथ्वी के ऊपर है। ऐसे ही पर्वतों के, तालाबों की सब नींव इसके अंदर गर्भित है। ऐसी यह चित्रा पृथ्वी कहलाती। दूसरी पृथ्वी में व्यंतर देवों के भवन होते हैं और आगे की पृथ्वियों में भवनवासी देवों के भवन होते हैं। ऐसे यह आगे के पृथ्वियों का स्वरूप है। अब पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी हुई, बाकी के नाम आप देख लेना 14। अब 14 ये हुए, एक चित्रा पृथ्वी 15 हो गए, और ये 16वें नंबर की पृथ्वी जो पाषाण पृथ्वी कहलाती है। इसमें पाषाण और रत्न भरे हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं पाषाण पृथ्वी। और ये भी 1,000 योजन ऊंची होती है। ऐसे 16,000 योजन ऊंची खर भाग प्रथम पृथ्वी का होता है। दूसरा पंख भाग है। यह पंख भाग 84,000 योजन है, जो कि कीचड़ की आभा जैसा है। इस प्रकार से कीचड़ से भरा हुआ है, मतलब वैसा है। इस प्रकार से यह 84,000 योजन हुआ। और तीसरा अब्बहुल भाग, इसमें जल का अंश पाया जाता है, और यह 84,000 योजन होता है। अब इन तीन भागों में सबसे अंतिम जो भाग होता है, जिसका नाम है अब्बहुल भाग, इस अब्बहुल भाग में ही नरकों के बिल पाए जाते हैं। मतलब पहली पृथ्वी में से ऊपर के दो भागों में, खर भाग में और पंख भाग में,
नरकों के नारकी या नारकियों के बिल नहीं पाए जाते। तो तीसरा जो अब्बहुल भाग है, जो 80,000 योजन मोटा है, इसमें ही मात्र नारकियों के बिल पाए जाते हैं। अब ये 80,000 योजन में भी नहीं पाए जाते, तो कैसे पाए जाते हैं? देखो इसमें देखते हैं। इस 80,000 योजन में से 1 योजन ऊपर का छोड़ दो और 1 योजन नीचे का छोड़ दो। आया समझ में? तो ऊपर का 1 योजन, नीचे का 1 योजन, इतना छोड़ने के बाद 1,000 योजन ऊपर का छोड़ो, 1,000 योजन नीचे का छोड़ो। समझना, 1 योजन गलती से हुआ, 1,000 योजन है। तो 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे का छोड़ेंगे तो 78,000 योजन, यह इसका बीच वाला हिस्सा है। तो इस 78,000 योजन में प्रथम नरक के नारकियों के बिल पाए जाते हैं, यहां पर होते हैं। बाकी किसी भाग में प्रथम पृथ्वी में नारकियों के बिल नहीं होते। आया समझ में? ऐसे अब्बहुल भाग के 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे छोड़कर बीच वाले भाग में बिल पाए जाते हैं। अब ये बिल कैसे होते हैं? तो देखिए, इस 78,000 योजन में 13 पटल होते हैं। पटल किसे कहते हैं वो अपन देखेंगे। अभी तो इतना समझना कि इसमें 13 पटल होते हैं और प्रत्येक पटल में नारकियों के बिल पाए जाते हैं। आया समझ में? तो एक पटल है, उस पटल में नारकियों के बिल पाए जाएं। दूसरा पटल है, वहां पर नारकियों के बिल पाए जाते हैं। ऐसे प्रथम पृथ्वी में अब्बहुल भाग में 78,000 योजन में 13 पटल पाए जाते हैं और हर पटल के बीच में या हर पटल के ऊपर नारकियों के बिल पाए जाते हैं और बिल के बाजू में वह पृथ्वी पाई जाती है, जो कि रत्न प्रभा पृथ्वी है। ये बिल एक दूसरे में घुसे हुए नहीं, इन बिलों के बीच में गैप है, ऊपर और नीचे भी गैप है और ऊपर नीचे दोनों चारों तरफ गैप है, अंतर है। अंतर को छोड़कर ही प्रत्येक बिल पाए जाते। ऐसे इस अब्बहुल भाग के 78,000 योजन में 13 पटल पाए जाते हैं और 13 पटलों में यह नारकियों के बिल पाए जाते हैं। वह कैसे पाए जाते हैं? देखिए, वह मैं आपको यहां पर दिखाऊं। हाँ, देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह एक पटल कहलाता है। पटल इस प्रकार से, यह पहला पटल, ऐसा ही दूसरा पटल, ऐसा ही तीसरा पटल, ऐसे 13 पटल होते हैं। इसमें से एक पटल में क्या रचना है, उसकी चर्चा अभी अपन यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए, इस पटल में आपको अभी दिखाई दे रहा था, ये सब गोल गोल दिखाई दे रहे। ये गोल है क्या? ये है नरकों के बिल। नरकों के बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला बिल जिसका नाम है इंद्रक बिल, वह एक बीच में सेंटर में होता है। अब इसका प्रमाण भी है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना समझना, इस पृथ्वी में जो पटल है, इस पटल के सेंटर में एक बिल होता है जिसका नाम है इंद्रक बिल।
और इस इंद्रक बिल में इंद्रक बिल से चारों दिशाओं में बिल होते हैं, जिनको कहा जाता है श्रेणीबद्ध बिल। श्रेणी मतलब एक के आगे एक होना, इसको कहते हैं श्रेणी। और श्रेणी में निबद्ध जो बिल होते हैं उनको श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। ये श्रेणीबद्ध बिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक दिशागत श्रेणीबद्ध बिल, एक विदिशागत श्रेणीबद्ध बिल। दिशा मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हुई दिशाएं। और विदिशाएं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, इनको कहा जाता है विदिशा। तो श्रेणीबद्ध बिल दिशागत भी होते हैं और विदिशागत भी होते हैं। दोनों को ही श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है, क्योंकि एक के आगे एक है ना, इसलिए होते हैं श्रेणीबद्ध बिल। तो पहला बिल कहा जाता है इंद्रक बिल, दूसरा बिल है श्रेणीबद्ध बिल, और तीसरा प्रकार का बिल है प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक मतलब जैसे उदाहरण दिया है कि श्रेणीबद्ध बिल के जो बीच बीच में गैप है, इस गैप में क्या बोलते हैं, फैले हुए पुष्पों जैसा, यदि आप पुष्पों को फेंकेंगे तो जैसे इधर उधर फैले हुए होते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे ही श्रेणीबद्ध बिलों के बीच बीच में यह इधर उधर फैले हुए बिल है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। इस प्रकार से यह प्रकीर्णक बिल छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तीन प्रकार के बिलों की चर्चा आती है। पहला बिल जिसे कहा इंद्रक बिल, दूसरा प्रकार का बिल श्रेणीबद्ध बिल, और तीसरे प्रकार का बिल है वह है प्रकीर्णक बिल। ऐसे तीन प्रकार के बिलों के साथ यह पृथ्वियों में होने वाले या पहले पृथ्वी में होने वाले पटलों के बिलों का स्वरूप होता है। अब पहले पटल में कितने बिल हैं, दूसरे पटल में कितने बिल हैं, इन सब के विस्तार से चर्चा है, जिसकी चर्चा अभी अपन कल करने वाले हैं। आज एक बात और थोड़ी सी देख लेते हैं, वह यह है कि इंद्रक बिल जो कि सेंटर में कहलाता है, यह इंद्रक बिल संख्यात योजन चौड़ा होता है। क्या कह रहा हूं, इंद्रक बिल संख्यात मतलब संख्या से गिना जाए, उसको कहते हैं संख्यात, उतना योजन चौड़ा है। और फिर आगे श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन होते हैं। ये जो श्रेणीबद्ध, इसलिए मैंने इससे बड़ा ये दिखाया, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन चौड़े होते हैं। और प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन भी होते हैं और असंख्यात योजन भी होते हैं। जैसे ये श्रेणीबद्ध बिल है, इसमें ये असंख्यात योजन चौड़े हैं और ये संख्यात योजन चौड़े हैं। ऐसे इंद्रक बिल संख्यात योजन ही होते हैं, श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन ही होते हैं, और प्रकीर्णक बिल संख्यात और असंख्यात दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसे हर पटल में इन बिलों की रचना होती है। सिर्फ अंतिम 7वें नरक के पटल को छोड़कर बाकी सभी पटलों में तीनों प्रकार के बिल होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। सिर्फ 7वें पटल में ही, 7वें पृथ्वी के पटल में ही तीनों प्रकार के बिल नहीं होती, बल्कि दो प्रकार के बिल होते हैं, एक इंद्रक बिल और एक श्रेणीबद्ध बिल। उसकी चर्चा तो अपन अभी वहां पर करेंगे, एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने यहां पर बताया। ऐसे यह पटल
और पटल में होने वाले बिलों के स्वरूप की चर्चा आती है, ऐसे ही पहले नरक के 13 पटल होते हैं और उसमें भी इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल पाए जाते हैं। उनकी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। ऐसे इन बिलों का स्वरूप, पटल का स्वरूप हर नरक के बारे में आता है, उसकी चर्चा यहां पर हमने की। ऐसे पहले नरक का सामान्य स्वरूप कहा, आगे का विस्तार कल इसके बारे में देखेंगे। आज यही रुकते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? यदि नहीं है तो बहुत बढ़िया, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये तम प्रभा पृथ्वी की ऊंचाई आपने कितनी बताई है? पंख प्रभा पृथ्वी की ऊंचाई नहीं 84,000। हाँ, तम प्रभा, तम तम प्रभा प्रभा, की तम तम प्रभा की ना, जी तम की 16,000 योजन जी, और महातम की 16,000 योजन 8,000 योजन। और हाँ महातम की ठीक है। 8,000। और ये जो आपने बताई है कि जी, आपने बताया है कि ये मतलब बिलों में रत्नों जैसी आभा रहती है, तो क्या पूरे नरकों में रत्नों जैसी आभा रहती है? पहले नहीं, पहली क्या सिर्फ पृथ्वी में, बिलों में रहती है? पहली पृथ्वी जो कही थी, पहली पृथ्वी आपको पता है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी, जो पूर्व से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। इस पूर्व से लेके पश्चिम तक फैली हुई पृथ्वी में, अभी आपके सामने आया है स्क्रीन पे, आया स्क्रीन पे। यह जो पृथ्वी है यहां से यहां तक, ये पूरी की पूरी पृथ्वी में रत्नों जैसी आभा होती है, इसलिए उसको रत्न प्रभा कहते हैं। आ गया, समझ में आया? आवाज आ रही है ना मेरी? तो आवाज आ रही ना? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे भाग में रत्न जैसी आभा होती है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, अब किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र। आपने बताया कि 7th पृथ्वी में वो कल पृथ्वी रहती है ना, नित्य निगोद, तो हाँ, फिर इतर निगोद कहाँ पे रहता है? ये पूरे आकाश में इतर निगोद कहलाता है। जैसे आलू में है, प्याज में है, ये निगोद या जीवित तो होते हैं वहां पे, तो ये सब जगह इतर निगोद कहलाता है। इतर निगोद का कोई एक विशिष्ट स्थान नहीं, नित्य निगोद का एक विशिष्ट स्थान होता है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये पंख भाग में कीचड़ की आभा बताए, हाँ, तो इसमें कोई और नहीं रहते? है ना, इसमें अभी अपन जब भवनवासियों की चर्चा करेंगे और व्यंतरों की चर्चा करेंगे तो पंख भाग में उनके भवन पाए जाते हैं। भवन वासियों के भवन होते हैं वहां पे। हाँ, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसकी चर्चा अपन वहां पर करने वाले। तो पंख भाग में उनके भवन होते हैं। ठीक ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आगे किसी का प्रश्न?
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। एक बार बात वलय के बारे में बता दीजिए। वात वलय किस प्रकार का? ये बीच वाला? हाँ, जो हाँ, तीन बात वलय, हाँ, वो ये क्या जो चीज बीच है? वाला वात वलय, हाँ हाँ। वात वलय मतलब ये जो वात वलय है, अभी ये पहले सब हो चुका है। 3 प्रकार के वात वलय होते हैं, घन, घनोदधि, घन और घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तीसरा वात। ये 3 वात वलय है। इसमें देखिए, मैं सामान्य रूप से आपको यहाँ पर बताऊं कि ये पहला वात वलय होता है घन जैसा, घना वात वलय होता है। घनोदधि, घन और जल, इससे भरा हुआ ये वात, वायु भी होती है और जल का अंश भी होता है। इस प्रकार से ये घनोदधि वात वलय होता है तो वायु से ही भरा हुआ। वात वलय इसलिए कहते हैं कि वायु से यह चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें जल और वायु का अंश है। इसमें मात्र वायु का अंश होता है तीसरे में, और दूसरे में घन का अंश होता है। इसलिए घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ऐसे 3 वात वलयों की चर्चा आती है। और ये तीनों वात वलय इस पूरे के पूरे लोक को चारों ओर से लिपटे हुए हैं। इसके अंदर लोक होता है, इसके बीच बीच में भी वात वलय होते हैं और इसके बाजू में भी वात वलय होते हैं। ऐसे यह वात वलयों की इसका विस्तार मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। इसका विस्तार आप जब शुरुआत अपन ने की थी, वहां पे आप एक बार देख लीजिए, वहां पे इसका विस्तार किया हुआ। ठीक है, अगला किसका प्रश्न है? जय जिनेन्द्र। हाँ, पूछिए। है किसी का प्रश्न? नहीं, चलिए ठीक है, तो अभी अपन यहीं पे रुकते हैं। कल अपन पहले पृथ्वी में होने वाले नरक, नरकों के बिल, उनका प्रमाण और उसके विस्तार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज अपन यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।